कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस किस प्रकार से एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लगभग देश के हर एक राज्य में, हर एक जिले में पेट्रोल का जो रेट है वो 100+ है। आज दोस्तों इसी पर बात करते हैं, जो कि जुड़ी हुई है केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी से। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के एक और मंत्री से। उनका कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे आपको कोरोना की जो वैक्सीन फ्री में दी जा रही है, वहाँ पर वो पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ये कहना है केंद्रीय मंत्री साहब। तो दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले जो पेट्रोलियम मंत्री थे, उनका कहना था कि सर्दियों की वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और अब इन साहब का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, आगे इनका ये भी कहना है कि हमारी सरकार 30% वैट ही ले रही है पेट्रोल डीजल के रेट पर। तो अब दोस्तों बात ये है, अगर 30% वैट इनकी सरकार, यानी इनका कहना है कि सेंट्रल सरकार, केंद्र की जो सरकार है वो 30% ले रही है, तो 30% स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। 60% वैट को अगर कम कर दिया जाए, या इसमें से 15-15 को करके 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, कुल 30% वैट भी अगर कम कर दिया जाए, तो दोस्तों लगभग 70 या 72-75 रुपये आपको पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको फ्री में वैक्सीन भी तो देनी है, इसलिए ये रेट इस कदर बढ़ाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, जब फ्री में वैक्सीन देनी है और उसका जो पैसा है वो पेट्रोलियम पदार्थों से इकट्ठा करना है, तो वैक्सीन फ्री कैसे हुई? फिर तो मोदी सरकार जो विज्ञापन दे रही है वो सब झूठ है। बात दरअसल ये है कि अगर आप पेट्रोलियम पदार्थों से वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जिससे आप लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, तो आपकी वैक्सीन फ्री कैसे हुई थी? तो दोस्तों, ये लॉजिक दिया है केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी ने। और अब दोस्तों ले चलते हैं आपको मान्यवर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ। अब सबको पता है कि दोस्तों चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री कहाँ पीछे रह सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अब उन्होंने मामलों को भुनाना, मुद्दों को भुनाना शुरू कर दिया है, जिनसे उनको लगता है कि शायद दोबारा सत्ता हासिल हो सके यूपी में। तो आज उन्होंने एक कार्यक्रम में क्या भाषण दिया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी आज को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष पर तंज कसा। और आपको याद होगा दोस्तों कि कल जम्मू के पूंछ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन मान्यवर ने अभी तक कोई संवेदना प्रकट नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन चुनावी माहौल को किस प्रकार से भुनाना है, किस प्रकार से अपने हित में करना है, उसके लिए किस प्रकार से विपक्ष को टारगेट करना है, वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने तो दोस्तों, जब लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, उनके मंत्री के पुत्र के द्वारा जो गाड़ी से किसानों को कुचला गया था, लगभग 10-12 दिन हो गए, आज तक उसके ऊपर भी कोई अपना शुभ प्रवचन नहीं रखा। मोदी ने मानवाधिकारों की बात करते हुए कहा कि इससे जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूँ। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने तरीके से अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसे ही किसी दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानवाधिकार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर मोदी जी का कहना है कि कुछ लोगों का ऐसा नैरेटिव बन गया कि वो मानव अधिकार की जो व्याख्या है उसको अपने हिसाब से करते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई काम हो तो मानवाधिकार के दायरे में आएगा, और अगर किसी और के खिलाफ है वो मानवाधिकार के खिलाफ नहीं है। तो ये उनका कहना है विपक्षी पार्टियों को लेकर। तो इस पर दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज की भारतीय राजनीति में कौन सी पार्टी ऐसी है
कि जो अपने अपने हितों को देखकर मानवाधिकार की व्याख्या नहीं करती। 2013 से पहले ये सत्ता में नहीं थे केंद्र की, तब ये भी ऐसे ही किया करते थे। अपने संबोधन में मोदी ने गरीबों, दिव्यांगों और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात की। उन्होंने कहा कि भारत ने इसी कोरोना काल में गरीबों, असहायों, बुजुर्गों को सीधे उनके खाते में आर्थिक मदद दी। प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन वन कार्ड की सुविधा भी शुरू की ताकि वो देश में कहीं भी जाएं, उन्हें राशन के लिए भटकना ना पड़े। आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार के हालात हैं। इन बातों में कितना सच है ये भी आप भली भांति जानते हैं। योजना जनता तक पहुंचाने के लिए दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक कागजी योजना और एक जमीनी योजना, जिसमें मोदी जी का जो कहना है कि ये सुविधा हमने जनता को कोरोना काल में भी दी, तो इसमें भी लगभग 70 या 75% ऐसा है कि जो कागजों में ही रही। एक गरीब परिवार को 5 किलो राशन दिया जा रहा है 1 महीने के लिए, अगर कहीं दिया भी जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस परिवार में अगर 4 मेंबर हैं तो 5 किलो राशन से कितने दिन गुजारा कर सकते हैं। अगर यही सरकार उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करती तो महीने भर आराम से कमाकर खा सकते थे, लेकिन वही है कि 5 किलो राशन देकर महीने भर के लिए उनसे पल्ला झाड़ दिया। अब वो ना इधर के ना उधर के। आगे दोस्तों बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं को लेकर क्या कहा है। असल में दोस्तों मेन मुद्दा यही था। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे इनजस्टिस को दूर करने का प्रयास किया है। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। तो दोस्तों मोदी जी के इस कथन का जो आशय है उससे तो यही प्रतीत होता है कि ये सब एक चुनावी राजनीति का हिस्सा है, चुनावी रणनीति का हिस्सा है कि किस प्रकार से मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और दोस्तों जो मोदी सरकार ने, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का हवाला दिया है कि मुस्लिम महिलाओं को ये हमने प्रदान किया है, तो इसकी बात अगर लॉजिकली बात की जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मोदी सरकार को नहीं पता, और शायद पता होते हुए भी आंखें बंद हैं। अगर एक महिला अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे और उसको 3 साल की जेल हो जाए, जो कि इस कानून के अंतर्गत है, तो उन 3 सालों का जो महिला का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, वो सरकार ने इसमें नहीं जोड़ा। इस कानून में कहीं पर भी इसकी बात नहीं की गई कि उसकी जो आर्थिक मदद होगी वो सरकार करेगी। और जब वो व्यक्ति 3 साल की जेल काट कर आएगा कि क्या गारंटी है सरकार की कि वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको स्वीकार करेगा जो बेवजह 3 साल की जेल काट कर आया है। तो दोस्तों असल में हकीकत ये है कि ये मुस्लिम महिलाओं को नरक के गड्ढे में झोंकने वाला कानून है जो सरकार ने पास किया है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा आगे की। दोस्तों मैंने यूएपीए कानून के बारे में आपको शायद बताया था विस्तार से कि क्या प्रोसेस है, किन किन हालातों में यूएपीए का उपयोग किया जा सकता है। मैंने एक विस्तार से उस पर वीडियो बना रखी है और अगर आप चाहो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो उसको लेकर दोस्तों खबर ये है कि यूएपीए और राजद्रोह कानून यानी एनएसए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी आपको लिंक दे दूंगा मैं। कानून रद्द करने चाहिए ताकि लोग आज़ादी से सांस ले सके, ये कहना है जस्टिस नरीमन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा कि शायद यही वजह है कि इन दमनकारी कानूनों के चलते बोलने की आज़ादी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप इन कानूनों के तहत पत्रकारों समेत लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो लोग अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने हमारे दी है वो इन कानूनों के तहत छीन ली गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।